नमस्कार दोस्तों, सिक्का लाइव 24 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इसको कैसे अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे ऑपरेशन में सिंदूर की जो पूरी डिटेल है, जो खुद को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वमिका सिंह, दो हमारी जाबाज महिलाएं, जिन्हें देखकर हमें गर्व होता है। स्क्रीन पर जब वो आकर इस तरह से ब्रीफ जो वार्ता करती है, इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, इन तीनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे पहले एक वीडियो चलाया जो हाल ही में हमारे ऊपर जो हमले हुए थे, चाहे वह पार्लियामेंट अटैक हो या 26/11 हो या उरी का हमला हो या पुलवामा का हमला हो, आखिर में पहलगाम और उसके बाद पूरी ब्रीफिंग की शुरुआत हुई। इस ऑपरेशन के नाम से ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया गया। ये नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया, सुझाव उन्हीं का था, लेकिन ये हम जानते हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा। पिछले लगभग कई सालों में आतंकवाद की वजह से हमारे देश में कई लोगों की जानें गई हैं। 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए और उनमें ज़्यादा से जो मरने वाले थे वो पुरुष थे। लेकिन एक तस्वीर ने 22 अप्रैल को जो पहलगाम से सामने आई थी कि एक जो वहाँ पर सैलानी थे, उनको आतंकवादियों द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। वहाँ एक तस्वीर थी हिमांशी नहरवाल, जो पहलगाम में बैठी हुई थी और उनके बराबर में एक लाश पड़ी थी। वो शहीद कैप्टन विनय नरवाल की बॉडी थी। कैप्टन नरवाल नेवी में कुछ वक्त पहले उनकी शादी हुई थी। दोनों कश्मीर घूमने गए थे और पहलगाम के हमले में आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए थे। तो कैप्टन विनय नरवाल की बॉडी के पास उनकी वाइफ हिमांशी नरवाल बैठी हुई थी और ये तस्वीर पहलगाम की असल में एक सिंबॉलिक पिक्चर बन गई। जिसने भी देखा उसका कलेज फटाका फटा रह गया। और ये वो तस्वीर थी जहाँ से इस नाम की बुनियाद पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर यानी हिमांशी जो नरवाल थी, उनके हस्बैंड की थी और वहाँ पर जो लाश थी वो क्या थी। उनके चेहरे कोई भाव नहीं था, जैसे पता नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक तस्वीर सैकड़ों कहानियों के साथ बयान कर रही थी। एक पत्नी ने जो कुछ वक्त पहले शादी के बंधन में बंधी थी और अचानक विधवा हो गई, उसे एक हिमांशी नरवाल की वजह से इस ऑपरेशन का नाम चल है। और यह उन तमाम विधवाओं के लिए जिनके पति आतंकवाद का, और इसीलिए ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। 6 और 7 मई की रात थी। आज 7 मई की पूरे देश के लिए मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। सारा ध्यान मॉक ड्रिल की तरफ था। पाकिस्तान भी सोच रहा था कि मॉक ड्रिल इसका क्या मतलब है, पहले तो लोगों को तैयार करेंगे, सुरक्षा के बारे में बात करें। कम से कम 7 मई तक तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन यह प्लानिंग कुछ और थी। एक तरफ पूरे देश में मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया, खबर पाकिस्तान पहुंच गई और खामोशी से इस मॉक ड्रिल के आगाज़ से इसकी शुरुआत हुई। पहले ही 6 और 7 के दरमियान रात 1:05 से 1:30 के दौरान 25 मिनट का कुल वक्त दिया गया था। हमारे एयरफोर्स और उनके जांबाज अफसरों को 25 मिनट में ऑपरेशन को पूरा करना था और इन 25 मिनट में उन्हें 9 टारगेट दिए गए थे। और ये वो 9 टारगेट थे जिनमें कोई सिविलियन नहीं था, कोई रिहायशी घर नहीं था, कोई पाकिस्तान आर्मी का एस्टेब्लिश्ड कोई पाकिस्तान आर्मी का बेस नहीं और कैंप नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो 9 ठिकाने थे जहाँ से आतंकवाद जन्म लेता है, जहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बॉर्डर पार करा दिया जाता है। उन्हें भारत को लहूलुहान करने के लिए भेज दिया जाता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद इन 9 ठिकानों को लॉक किया गया और अब इन 9 ठिकानों पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेहद खामोशी से रात के अंधेरे में ठीक 1:05 पर ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:06 पर ये ऑपरेशन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब ये 9 ठिकाने कौन कौन से थे, यहाँ हर कोई जानना चाहता है। इनमें पहला कौन सा था? पहला था इनमें मरकज़ सुभान अल्लाह, यह जैश मोहम्मद का बहावलपुर पाकिस्तान पंजाब में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट ठिकाना था, जहाँ ये हमें कमांड सेंटर था। जैश मोहम्मद का 15 एकड़ में इलाके में फैला हुआ था।
इस सेंटर में, इस मरकज़ में हमेशा नए-नए आतंकवादियों को पैदा किया जाता था। और ये वो सेंटर था जहाँ 2019 में जो पुलवामा का हमला हुआ था, उसके सारे आतंकवादियों को इसी सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी। नाम है मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर। कराची के पास पंजाब पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर की दूरी पर था। ये सबसे पहले एक गहरा टारगेट था, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर के अंदर में घुसकर मारना सबसे ज़्यादा रिस्की काम था। पीओके की तो चलिए हमारा बिल्कुल करीब है, एलओसी के बॉर्डर, लेकिन ये 104 किलोमीटर, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बाकायदा इसकी तस्वीर है जो ली गई। तो मरकज़ सुभान अल्लाह इस मौलाना मसूद अजहर जो इसका चीफ है, जैश मोहब्बत का ये सबसे मेन सेंटर था और इसी सेंटर से न जाने कितने आतंकवादियों को तैयार किया गया था। और इसी सेंटर से पुलवामा के जो आतंकवादी आए थे उन्होंने हमला किया था। और ये सेंटर पहले निशाना था मरकज़ सुभान अल्लाह जैश मोहम्मद को एक तरह से मेन सेंटर को निशाना बनाया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। कितने लोग मारे गए हैं इस मरकज़ के अंदर फिलहाल गिनती का कुछ नहीं है। दूसरा टारगेट था मरकज़ तबा। ये लश्कर तबा का मुद्रिक पंजाब में एक बहुत बड़ा सेंटर है। लश्कर वही है जो टीआरएफ जिसने पहलगाम में हमला किया और जिम्मेदारी नहीं, उसी का एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड टारगेट जो दिया गया था वो ये मरकज़ तैयबा था। लश्कर तबा का एक बड़ा सेंटर और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। 82 एकड़ में फैला हुआ ये सेंटर, और इसमें 82 एकड़ जो सेंटर है उस पर बहुत अलग अलग पढ़ाई भी सिखाई जाती थी, ब्रेन वॉश किया जाता था, टेररिज्म भी तैयार जाता था। करीब 1000 स्टूडेंट जिन्हें ब्रेन वॉश करके कट्टरवाद सिखाने का काम लश्कर तबा का चीफ हाफिज सईद किया करता था। और ये मुद्रिक पंजाब में मरकज़ तबा, उसको एक ख़ास सेंटर था इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर दूर। और ये वही एक सेंटर था जहाँ 26/11 के हमले में एक गुनहगार को जिंदा पकड़कर लाया गया था। अजमल कसाब को यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी और उसकी पूरी डिटेल यहाँ थी। यहाँ पर डेविड कोलमन हेडली इसी सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी। तो दो बड़े जिन्होंने 261 की साजिश रची थी, उसके हमले को अंजाम दिया गया था, उनकी इसी ट्रेनिंग सेंटर का एक पार्ट था। तो मरकज़ तबा ये दूसरा अटैक किया गया और इसमें भी भारी नुकसान हुआ। निशाना स्टिक था, बिल्डिंग की जो तस्वीर आई थी तहस नहस हुई थी, तो ये दूसरा हादसा था। तीसरा टारगेट था सर्जन 13 कलाम फैसिलिटी जैश मोहम्मद का एक और सेंटर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर अंदर। ये साकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नरवाल पंजाब पाकिस्तान में है। ये सेंटर और इसके जो मेन बिल्डिंग है, जैश मोहम्मद यहाँ पर ट्रेनिंग देता था और इसके अंदर अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग कैंप चलते थे। जैश मोहम्मद का एक सेंटर था और यहाँ 18 की 6 किलोमीटर दूर घुसकर जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, वो इसी जगह पर बहुत सारे मोहम्मद, अदनान अली मुफ्ती, अब्दुल रब अजगर और ऐसे न जाने कितने, अली जान काशिफ शाहिद लतीफ़, इन सबको यहीं पर पाला पोसा गया था। इनको बड़ा किया गया और इनको तैयार किया गया। जाओ हिंदुस्तान को लहूलुहान करो। तो नोटेरी जो कैंप चल रहे थे उसमें तीसरे नंबर पर था। सर्जल टेकलाम फैसिलिटी जैश मोहम्मद को, इसी बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान हुआ और उसको ये नेस्त नाबूद किया गया। चौथा सेंटर था जिस पर हमला किया गया, महमूमा जोया फैसिलिटी। यह हिजबुल मुजाहिदीन HM एक तरह से हेड सियालकोट के अंदर 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर 18 किलोमीटर अंदर जाकर इस सेंटर को तबाह करना था। और हमारी एयरफोर्स और फाइटर जेट ने है वो ये काम किया। जो मेमुना है, जो फैसिलिटी हिजबुल मुजाहिदीन सेंटर, और यहाँ हिजबुल के जितने टॉप अलग अलग टेररिस्ट हुए उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी, उन्हें तैयार किया गया और फिर उन्हें
जम्मू रीजन में ख़ास तौर पर तोड़फोड़ के लिए भेजा गया। ये जो सेंटर मेमना था, जो फैसिलिटी हज मुजाहिदीन था, इसी काम का इसका एक पूरा इलाका ने जम्मू चुन रखा था। और ये इनका ये भी था कि ये ऑपरेशन हमें अंजाम देना था। इसी सेंटर को गहरी चोट मारी। रात के अंधेरे में इस सेंटर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। पांचवा टारगेट जो था वो मरकज अहले हदिया नाला लश्कर था। घूम फिर कर यही 3 नाम आते हैं, लश्कर जैश या फिर हिज मुजाहिदीन। ये भिंबर डिस्ट्रिक्ट था। अब ये था जो अभी आपको मैंने बताया कि ये पाकिस्तान के अंदर था। फ़र्क आप देखिए कि पाकिस्तान चाहे कितने भी सियालकोट में हो, चाहे मुद्रिक में हो, पाकिस्तान के अंदर 104 किलोमीटर जब घुसकर पाकिस्तान के अंदर, कम से कम पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो मिले थे उन्होंने अपना काम कर दिया। इसके करीब 4 ठिकानों पर हम किए गए और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर जिस पर कब्जा कर रखा था पाकिस्तान में, वहाँ से 5 ठिकानों को निशाना अपनाया गया। उन्होंने जिसमें से पहला था मरकज अहले हदिया बरनाला लश्कर तबा को। ये एलओसी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और ये कैंप चल रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये वहाँ पर इंटरनेशनल बोर्ड नहीं बल्कि एलओसी आता था। लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों देशों के बीच में जो समझौता था, तो मरफज अल हदिया बरनाला में लश्कर तबा का एक बड़ा कैंप चलता था और यहाँ पर करीब 100 से 1500 आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको तैयार किया जाता था और उनको पालने का काम यहाँ पर होता था। ये बहुत बड़ा एक सेंटर था। लश्कर के हिसाब से जहाँ पे उन्हें तैयार किया जाता था, तो मरकज अहले हदिया बरनाला एक निशाने पर था। ये नेस्तनाबूद हो गया। छठा टारगेट था मरकज अब्बास। ये जैश मोहम्मद का कोटली में है और ये 13 किलोमीटर एलओसी से अंदर है। लाइन ऑफ कंट्रोल से 13 किलोमीटर अंदर इसको निशाना बनाया और ये मरकज अब्बास है, जो यहाँ पे 100 से 125 जैश मोहम्मद टेररिस्ट उनके कैडर के लोग मौजूद रहते थे और ये बाकी नई नस्लों को है वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे, उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। तो ये एक बड़ा था टेरर कैंप जो इंडिया के लिए हमेशा खतरा बना रहता था। तो छठा टारगेट मरकज अब्बास जैश मोहम्मद का। 7वां टारगेट था मस्कर रही शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन का कोटली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में 30 किलोमीटर के अंदर था एलओसी से। और हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा सेंटर था करीब 2 किलोमीटर होली में पूरी एक जगह है, वहाँ से ये अंदर में था। ये कोटली टिकाता था। पीओके में ये कैंप हिली एरिया में है, जहाँ पे पहाड़ है। हिली एरिया होने का एक कारण ये बहुत बड़ा था। करीब 100 से 200 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट इस कैंप में रहते थे। 150 और 200 ऑलवेज वो ट्रेनिंग लेते थे, बाकी को ट्रेनिंग सिखाते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। और हाफिज सैयद सलाउद्दी ये वो कैंप है जहाँ खुद आकर नए लोगों वहाँ भर्ती की जाती थी। पहले उनका वेलकम करता था, उनके जिहादी फितूर बढ़ता था। तो फिर ये एक टारगेट था, टारगेट नंबर 7 मस्कर रही शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन 30 किलोमीटर अंदर एलओसी से। 8वां टारगेट था सरवाई नला कैंप में। ये लश्कर तबा का मुजराबाद पीओके में करीब 20 किलोमीटर अंदर था ये एलओसी से। और ये लश्कर मुदरी मुरीद के छोड़ दे तो उनका सबसे बड़ा कैंप में से यह कैंप एक है। मतलब कि ये वो कैंप है जो सबसे उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर इसी कैंप में बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। हथियारों को गोला बारूद और कुछ जो चीज़ें थी वो यहाँ पर सिखाई जाती थी। यहाँ पर कई कमांडर बनाए जाते थे, कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे आपको हथियारों को यूज करना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो लश्कर तबा के हिसाब से ये सवाई नला कैंप जो मुजराबाद में है 20 किलोमीटर अंदर एलओसी से है। वहाँ एक निशान था और इस पर भी सटीक निशान लगाकर जो नेस्तनाबूद वो कर दिया गया। 8 कैंप ये था। इसके अलावा जो 9 टारगेट था वो था सैयदना बिलाल मरकज जनरल सेंटर। केंद्र के लिए उर्दू में उसे मरकज कहते हैं। ये जैश मोहम्मद का था।
यानी मौलाना मसूद अहरार और मुजराबाद पीओके में मुजराबाद उनके लिए बड़ा और आसान होता था कि पीओके जो शहर है इधर फिर एलओसी क्रॉस करके आसानी से कश्मीर में वो घुस जाते थे, आतंक फैलाते थे। तो ये एलओसी से 12 किलोमीटर अंदर सैद बिलाल मरकज जिस मद का वह टारगेट सेंटर था और यहाँ पर बाकायदा भी एक हिली एरिया है, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इस 3 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर 50 से 100 जैश मोहम्मद के टेररिस्ट हमेशा मौजूद रहते थे और तमाम तरह की ट्रेनिंग देते थे, फिर वहाँ से भारत की तरफ भेजते थे। तो ये वो 9 सेंटर थे जिनको टारगेट किया गया। रात 1:05 और 1:30 ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी सिविलियन की मौत की खबर अभी तक नहीं आई है, यानी आम नागरिक पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिश्ड या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया गया। बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट था जिसमें टेररिस्ट के जो कैंप बना रखे थे, जो उनके अड्डे थे, उनको ही निशाना बनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी सज़ा तो बनती थी और उसके इन लोगों इंसाफ के कटघरे में लाना बहुत जरूरी था। तो भारत ने वही काम किया। कोई पाकिस्तान पर अटैक नहीं था, कंट्री पर अटैक नहीं था, पाकिस्तानी नागरिकों पर भी अटैक था, बल्कि भारत को लहूलुहान कर देने वाले वो आतंकी वहाँ पनपते हैं, फूलते फलते हैं और वहाँ सरकार है वो उनको फंड भी दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और ये उन कैंप पर हमला था। इस कैंप पर अब तक 26 लोगों के मरने की खबर है। पाकिस्तान से बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें अस्पताल में भी लोग घायल पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा इसमें 9 हमले के बाद 25 मिनट के ऑपरेशन को पूरी तरह से कामयाब और डिक्लेयर घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या इन हमलों के पाकिस्तान बेवकूफ़ी करेगा? क्या वापस अपना बदला है वो लेगा? पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए हमारे जितने भी सेना के लोग हैं उन सबको ऊपर रखा गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी छुट्टियाँ कैंसिल की गई है, सभी को कहा गया है कि आप इमरजेंसी मोड पर रहेंगे। पूरे सरहद पर, इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पर सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो 22 अप्रैल में जिस चीज़ का इंतज़ार था, लोग इंतज़ार करते थे 26 बेगुनाह सैलानियों और टूरिस्ट पर्यटकों की मौत का, और ये 26/11 में जो मुंबई में हमला हुआ था उसके बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट था जिसमें आम टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था। इतनी बड़ी तादाद में आम लोगों को, टूरिस्ट को कभी भी निशाना नहीं बनाया गया था। 26/11 मुंबई हमले के बाद ये दूसरा हमला था, तो इसीलिए बड़ा दर्द और गम। तो इस तरीके से 9 टेररिस्ट कैंप पर हमला करके फिलहाल भारत ने इस गम को थोड़ा हल्का किया। अब आगे क्या होगा पता नहीं, देखना है कि सरहद के पार क्या होता है। जवाब देने के लिए पूरी तरफ से तैयार बैठे हैं। यहाँ तो इस ऑपरेशन में फ़िलहाल इतना ही, बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पर देखने को लिए मिलेगा। तो ये थी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी पूरी हिस्ट्री। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।